Assalamu alaikum, this is me Shiza Otto from Yes Lawyer Forum page. So today the topic to learn or discuss with you is examination of the parties by the court, Order 10 of CPC 1908 Civil Procedure Code. यानी कि ऑर्डर 10 जो है वो एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज है बाय द कोर्ट है। एक एग्जामिनेशन दो तरह की होती है हमारे पास सीपीसी के अंदर, एक तो एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज बाय द कोर्ट होती है और दूसरी एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेसेस होती है। यानी कि किसी भी चीज़ को, किसी भी फैक्ट को अगर हमें नीड होती है प्रूव करने की तो फिर हम अपने विटनेसेस पेश करते हैं जो कि बाय प्लीडर्स होते हैं, पार्टीज के तरफ से होते हैं, ताकि उन फैक्ट्स को, उन एलिगेशंस को जो हमें प्रूव या किसी डॉक्यूमेंट को प्रूव या किसी के पावर पोजीशन में होते हैं तो उनके लिए जो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस होती है इन द कोर्ट। लेकिन ऑर्डर 10 जो है वो रिस्ट्रिक्ट करता है कि सिर्फ यहाँ पे एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज होनी चाहिए जिन्होंने अपनी प्लीडिंग्स जो है वो कोर्ट के अंदर सबमिट कराई हैं, जैसे कि चाहे वो प्लेंट हो या रिटन स्टेटमेंट हो बाय द प्लेंटिफ, यानी कि उनके अंदर कोई भी ऐसी एम्बिग्यूटी या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि असरटेन ना की जा सकती हो पढ़ने से, या उसमें कोई भी ऐसी चीज़ रह गई हो जिसमें एडमिशन और डिनायल जो है वो एक्सप्रेसली उसमें क्लियरली डिफाइंड नहीं है, तो उस वजह से जो है वो एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज होती है बाय द कोर्ट अंडर ऑर्डर 10 ऑफ सीपीसी 1908। सो यही है आज का टॉपिक और इसके बेसिकली 4 रूल हैं, 4 रूल्स हैं, 1 2 3 एंड 4। ज़्यादा इतना डिटेल में नहीं है, सिंपली है, लेकिन जितनी भी बॉगस या लेंदी प्रोसीजर जो होता है या लिटिगेशंस का, उसको रोकने के लिए इसका जो पर्पस होता है इस ऑर्डर का वही कोर्ट में एप्लीकेबल होता है। और ये इट्स अ वेरी सिंपल है टू अंडरस्टैंड। जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा कि इसमें क्या प्रेस्क्रिप्शन है बाय दिस कोर्ट, ये क्यों दिया गया है, क्या इसका मेन ऑब्जेक्ट यही है कि लेंदी प्रोसेस ना हो, और ये जो है ट्रायल में कंसिडर नहीं होती, ये प्रिलिमिनरी प्रोसीडिंग्स कहलाती हैं कोर्ट की, जिसमें जो है वो इंट्रोगेटरीज कोर्ट जो है वो सवालात करती है अपोजिट पार्टीज से या पार्टीज से, फिर उनको मौका भी दिया जाता है, अपॉर्चुनिटी भी दी जाती है कि आप जो है वो क्रॉस क्वेश्चंस करें यहाँ पे, ताकि फिर जो है वो जितने भी असरटेनमेंट है वो हो जाए प्लीडिंग्स के अंदर जो कि एक्सप्रेसिवली नहीं की गई होती हैं। तो अगर एक्सप्रेसिवली हैं प्लीडिंग्स, क्लैरिफाई है, डिनायल्स भी उनके क्लैरिफाई हैं, तो फिर जो है वो ऑर्डर 10 वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, कोर्ट अपने जो है वो प्रोसीड करेगी फर्दर सूट को। लेकिन अगर जहाँ पे असरटेनमेंट नहीं होगी तो उसको असरटेन करने के लिए जो है वो ऑर्डर 10 का सहारा लेगी। तो सबसे पहले जो है रूल 1 है। रूल 1 क्या कहता है ऑर्डर 10 का? असरटेनमेंट वेदर द एलिगेशंस इन प्लीडिंग्स आर एडमिटेड और डिनाइड। यानी कि मैंने जैसे अभी आपको बताया इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट में कि या तो एडमिटेड है या डिनाइड है या नहीं है एक्सप्रेसिवली, यानी कि फिर उनको असरटेन करने के लिए कोर्ट पार्टीज को कोर्ट में बुलाती है, उनकी चाहे वो फर्स्ट हियरिंग पे होता है। ये जो रूल 1 है ये फर्स्ट हियरिंग की बात कर रहा है कि एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट द कोर्ट शैल असरटेन फ्रॉम ईच ऑफ द पार्टी और हिज प्लीडर, यानी कि चाहे वो इन पर्सन आए पार्टी या तो उसका प्लीडर जाहिर हो जाए तो उनसे, वेदर ही एडमिट्स और डिनाइज, यानी कि जो भी एलिगेशंस लगे हुए होते हैं उनको इधर जो है उनको डिनाई करता है या एडमिट करता है। सच द एलिगेशंस ऑफ द फैक्ट्स एज आर मेड इन द प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर, if any of the opposite party, and as are not expressively or by necessary implication admitted or denied by the party against whom they are made, the court shall record such admissions and denials। अब उसके बाद कोर्ट क्या करेगी, रूल 1 के अंदर ही डिफाइन किया गया है कि वो जो है कोर्ट रिकॉर्ड करेगी उन एडमिशंस को कि क्या एडमिशंस हुई, क्या डिनाइड हुई। यानी कि जिस तरह के प्लेंट के अंदर पैराग्राफ होते हैं, फिर रिटन स्टेटमेंट में आप बोलते हैं कि 1 2 3 पैराग्राफ जो है वो मैं डिनाइड करता हूँ और 4 या 5 पैराग्राफ फॉर एग्जांपल जो है मैं वो जो है वो उसको एडमिट करता हूँ। तो ऑन द बेसिस ऑफ एडमिशन कोर्ट क्या करेगी, रिकॉर्ड करेगी और उसके ऊपर जजमेंट देती है। यानी कि इसका बेसिकली जो मकसद है कि ऐसे फैक्ट्स जो कि एडमिटेड हैं नीड नॉट टू बी प्रूव, उनको फर्दर जो है वो कोर्ट का टाइम विदाउट वेस्ट किए, विदाउट कॉस्ट वेस्ट किए जो है उनको साइड में रख दिया जाए, और फिर जो मैटर इन कंट्रोवर्सी है, जो रियल हमारा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस होते हैं या एलिगेशंस होते हैं या फैक्ट्स होते हैं, फिर उनके ऊपर जो है फर्दर प्रोसीडिंग्स होती हैं कोर्ट की। सो लिहाजा इस चीज़ को करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है ताकि जो फैक्ट्स एडमिटेड हैं उनको साइड पे रखा जाए, लेकिन अगर वो एक्सप्रेसिवली है ही नहीं डिफाइन या प्रेस्क्राइब नहीं किए गए या आइदर प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट में उनको जनरली ही बस डिनाइड किया गया है या एडमिट किया गया है, तो इस सूरत में जो है वो कोर्ट असरटेन करती है। अब जो है इसका रूल 2 है, लेकिन रूल 2 पे पहले जाने से पहले इसका जो है हमारे पास रूल 1A भी है जो कि अमेंडमेंट हुई थी। तो इसमें ये कहा गया है द कोर्ट में अडॉप्ट एनी लॉफुल प्रोसीजर नॉट इनकंसिस्टेंट विद द
प्रोविजंस ऑफ दिस कोड, यानी कि कोर्ट जो कोई सा भी जो है वो प्रोसीजर लॉफुल प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकती है जो कि इनकंसिस्टेंट ना हो इस प्रोविजन इस कोड के प्रोविजन से। अब इसका क्या है, क्लॉज 1 कहता है कंडक्ट प्रिलिमिनरी प्रोसीडिंग्स, यानी कि प्रिलिमिनरी प्रोसीडिंग्स कर सकती है, उसमें इंटरोगेटरीज यानी कि सवालात पूछ सकती है उन पार्टी से, उनके प्लीडर से, तो ये प्रिलिमिनरी प्रोसीडिंग्स में आएगा, ये ट्रायल नहीं होता है, ट्रायल नहीं समझेंगे हम इसको। एंड इश्यू ऑर्डर्स फॉर एक्सपीडिंग प्रोसेसिंग ऑफ द केसेस, कोई ऑर्डर्स जो है वो इशू कर सकती है। अब वो कोर्ट के ऊपर है, वो किस तरह से कैसे ऑर्डर्स उस एडमिशंस या डिनाइल्स या फिर फर्दर उसके लिए जो है वो ऑर्डर्स पास कर सकती है, ये कोर्ट के ऊपर पावर है। अब इसका सब क्लॉज 2 कहता है इशू विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज, क्या इशू, कमीशन टू एग्जामाइन विटनेसेस, एडमिट डॉक्यूमेंट्स एंड टेक अदर स्टेप्स फॉर द पर्पस ऑफ ट्रायल। अब कंसर्न ऑफ द पार्टी से ये होता है कि जो है वो कंसर्न ली जा सकती है कि एग्जामिनेशन ऑफ जो विटनेस होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया 2 किस्म की एग्जामिनेशन होती है हमारे सीपीसी के अंदर या सिविल ट्रायल में, एक तो एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज होती है बाय द कोर्ट और एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस होती है, यानी कि अगर कोई ऐसा विटनेस है जैसे कि पर्दा नशीन औरत है या कोई ऐसा बिल्कुल ही इल है जो कि कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो सकता फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन, अपनी विटनेस जो है वो एविडेंस नहीं ला सकता, तो उसके लिए कमीशन अपॉइंट करती है जिसका एक अलग से ऑर्डर दिया गया है हमारे सीपीसी के अंदर और हमारे पास एक अलग से उसकी प्रोविजंस भी हैं। तो जब हम उन स्टेप्स पे आएंगे, जब हम एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस पे आएंगे, तो मैं उधर आपको जो है इसको डिटेल में बताऊंगी कि कमीशन जो है वो कैसे अपॉइंट होता है, क्यों होता है, किसके लिए होता है, ये तो मैंने आपको एक सिंपली बता दिया, लेकिन इसकी डिटेल में स्टडी जो है वो फर्दर जब हम आगे पढ़ेंगे तो उधर मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे सिर्फ ये समझ लिए कि कमीशन टू एग्जामिनेशन ये होता है कि कोई बंदा जो है, कोई एक कोर्ट का ऑफिसर जब अपॉइंट होता है कमीशन, फिर उसको वहाँ उस प्लेस पे जाके उसकी एग्जामिनेशन करता है, कोर्ट में नहीं होती उस बंदे की, उस विटनेस की एग्जामिनेशन आइदर उसके घर पे या उसके हॉस्पिटल के बेड पे अगर वो है तो वहाँ जाके उसकी एग्जामिनेशन होती है, ठीक है। फिर उसके बाद एडमिट डॉक्यूमेंट्स, यानी कि किसी डॉक्यूमेंट्स की एडमिशन है कि ये डॉक्यूमेंट जो है आपके पास है या ये डॉक्यूमेंट जो है ये इसके नाम पे है, तो इस तरह की एडमिशन्स की बात की जा रही है। अब क्लॉज 3 पे आते हैं, अडॉप्ट विद कंसेंट ऑफ पार्टीज। अब यहाँ पे भी कंसेंट ऑफ पार्टीज है, कोर्ट पूछेगी, उनकी कंसेंट पूछेगी पार्टीज की, एनी अल्टरनेटिव मेथड, यानी कि कोर्ट के अलावा कोई ऐसा अल्टरनेटिव मेथड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी कि डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए कोई और मेथड। अब मेथड कौन सा होता है वो हम फर्दर आगे स्टडी करते हैं, इंक्लूडिंग मीडिएशन, कंसलेशन और एनी सच अदर मीन्स, यानी कि जैसे आर्बिट्रेशन होता है, जैसे कि पार्टीज के बीच में अगर कोई एग्रीमेंट होता है कि अगर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ तो वो आर्बिट्रेशन में जाएंगे, तो फिर बात सूरत ऐसा होता है कि जो प्लेंटिव है वो कोर्ट में आ जाता है, प्लेंट अपनी जो है वो फाइल कर देता है और उसका सूट भी रजिस्टर्ड हो जाता है, लेकिन क्या होता है कि डिफेंडेंट के पास एक एग्रीमेंट होता है जिसमें वो लिखा हुआ होता है कि जब अगर हमारे बीच में कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है इन फ्यूचर या फिर प्रेजेंट में, तो हम जो अपना मसला जो है डिस्प्यूट जो है वो आर्बिट्रेशन में लेके जाएंगे, लिहाजा कोर्ट में नहीं लेके जाएंगे। तो फिर डिफेंडेंट जो है ये एग्रीमेंट जाहिर कर देता है, तो फिर कोर्ट क्या करेगी, वहाँ पे जो है एग्रीमेंट हुआ है, जाहिर सी बात है, फिर वो आर्बिट्रेशन में उनका डिस्प्यूट जो है वो उनका सूट जो है वो चला जाता है। यहाँ तो फिर अब सिंध में भी हमारे पास अमेंडमेंट आई है 2020 के अंदर सीपीसी के अंदर, कि वो क्या है इसका कि एडीआर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है वो मीडिएशन एक उसका यूँ समझ लें कि एक उसका टाइप है कि मीडिएशन में क्या होता है कि वो तीसरा बंदा होता है उनके पास जो दोनों के बीच में सुलह करा रहा होता है, लेकिन उसका जो डिसीजन है वो फाइनल नहीं होता है, फिर उसको कोर्ट के अंदर जो है उनका सेटलमेंट करवा के, या सेटलमेंट नहीं होता है या कुछ भी होता है तो कोर्ट के अंदर वो इस किस्म का पेपर जो है वो फाइल करवाता है, सबमिट कराता है, फिर उसके बाद कोर्ट उसके ऊपर डिसीजन देती है, डिक्री जो है वो करती है, जजमेंट पास करती है, लिहाजा मीडिएशन डिक्री पास नहीं करती, ना ही जजमेंट पास करती है। तो फिर ये इस तरह के प्रोसेस होते हैं, लेकिन विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज होते हैं। इधर कोर्ट को लगता है कि यहाँ पे इनका सूट चलना नहीं है या ये नहीं करवाना चाह रहे कोर्ट के जरिए अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व, तो ये एडीआर में जाना चाहते हैं। ये मीडिएशन हमारे पास एडीआर जो है वो अमेंडमेंट आई थी 2020 में, ये सिंध अमेंडमेंट है हमारे पास, और भी सूबों में ये चल चुकी है, वहाँ पे भी मीडिएशन होती है। हमारे पास कराची में सेंटर्स भी हैं बहुत सारे मीडिएशन के, जहाँ पे जो डिस्प्यूट जो है वो रिजॉल्व होता है अदर देन या आउट ऑफ दी कोर्ट प्रोसीडिंग्स होता है, उसको हम मीडिएशन कहते हैं। अब इसको भी डिटेल में यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके लिए भी हमारे पास सेक्शन 89A अमेंडेड हो चुका है सीपीसी के अंदर, और वो डिटेल उसकी एक स्टडी है, डिटेल उसका एक सेपरेट टॉपिक है उसमें, क्योंकि फर्दर दूसरे पॉइंट से तो हमारा जो ये एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज बाय द कोर्ट है वहाँ से हट जाएगा ये टॉपिक, तो लिहाजा मैं यहाँ पे डिटेल में आपको नहीं बताना चाह रही। सो अब हम रूल 2 के ऊपर चलते हैं,
ऑर्डर 10 रूल 2 एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज बाय द कोर्ट। अब रूल 2 क्या है इसका, ऑरल एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज और कंपेनियन ऑफ पार्टीज, यानी कि क्या कि एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज ऑरली भी हो सकती है, फिर उसके बाद कोर्ट जो है उन चीज़ों को रिकॉर्ड करेगी, इन राइटिंग नेसेसरी होता है। फिर उसके बाद अगर कोई ऐसा बंदा या प्लीडर जो है वो रिफ्यूज़ करता है उस क्वेश्चन को या फिर उसको अनएबल टू आंसर होता है, तो फिर जो है वो कोर्ट इन पर्सन जो है वो चाहती है पार्टी आए और जो है उसकी एग्जामिनेशन हो। ये पूरा ऑर्डर 10 मैंने आपको अभी सिंपली एक डिफ़ाइन कर दिया, बता दिया, लेकिन इसको डिटेल में अब दोबारा हम स्टडी करते हैं कि रूल 2 जो है वो ऑरल एग्जामिनेशन के बारे में है। तो क्या कहता है, इट्स प्रेस्क्राइब एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट। अब ऑर्डर रूल 2 जो है एट द फर्स्ट हियरिंग सूट की भी बात करता है रूल 1 की तरह, अब यहाँ पे एट सब्सिक्वेंट हियरिंग ऑफ द सूट की भी बात करता है, यानी कि अदर देन द फर्स्ट हियरिंग की भी बात करता है यहाँ पे। और एट एनी सब्सिक्वेंट हियरिंग एनी पार्टी अपीयरिंग इन पर्सन, या तो पार्टी खुद जो है वो जाहिर हो रहा है और प्रेजेंट इन अ कोर्ट, और एनी पर्सन एबल टू आंसर एनी क्वेश्चन or any material questions relating to the suit by whom such party or his pleader is accompanied shall be examined orally, यानी कि वो ज़बानी जो है वो उसको एग्जामिन किया जा सकता है, यानी कि ज़बानी उससे क्वेश्चंस कोट कर सकती है कि ये जो फैक्ट्स एलिगेशंस हैं आप इनको एडमिट करते हैं या आप इनको डिनाइड करते हैं। उनके सर्टेनमेंट के लिए यहाँ पे सिर्फ ज़बानी बात की जा रही है इसमें। और एंड द कोर्ट मेड थिंग्स फिट, अगर कोर्ट समझती है तो फिर पुट इन द कोर्स ऑफ सच एग्जामिनेशन क्वेश्चंस सजेस्टेड बाय ईदर पार्टी, यानी कि अगर कोर्ट यहाँ पे समझती है, कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है यहाँ पे कि फिर जो है वो क्वेश्चंस पुट करती है, कौन से क्वेश्चंस पुट करेगी, जो कि अपोजिट पार्टी सजेस्ट करेगी कि ये क्वेश्चन जो है आप इनसे पूछें कि इन्होंने ये चीज़ डिनाई की है क्या, इन्होंने ऐसा नहीं किया था, क्या इन्होंने एग्रीमेंट नहीं किया था मेरे साथ, तो फिर उसके बाद जो है वो उससे पूछा जाएगा। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि यहाँ पे जो भी ऑरली एग्जामिनेशन होती है, जो पार्टी या प्लीडर उसका जो है या अदर देन प्लीडर या पार्टी कोई और पर्सन यहाँ पे एबल टू आंसर आता है, उस क्वेश्चन का आंसर करता है, अगर वो स्टेटमेंट देता है उस चीज़ की, तो वो एडमिसिबल नहीं होगी इन द कोर्ट अनलेस अनटिल, जब तक अदर पार्टी को, अपोजिट पार्टी को अपॉर्चुनिटी ना प्रोवाइड की जाए कि आप जो इसको क्रॉस क्वेश्चन करें। यहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन का भी वर्ड यूज़ किया जा सकता है, लेकिन क्रॉस क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, ज़्यादा सुटेबल होगा, क्योंकि ये एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस नहीं है, ये पार्टीज़ के दरमियान की एग्जामिनेशन होती है, बाय द कोर्ट होती है। यहाँ पे क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं और क्वेश्चंस भी तभी पुट किए जाते हैं जब, और क्रॉस एग्जामिनेशन की अपॉर्चुनिटी आपके पास तभी आती है कोर्ट के तरीके से जबकि कोई भी ऐसी बात कंट्राडिक्शन हो या फिर एम्बिग्यूअस कोई ऐसी बात करते हैं जो कि अदर देन एलिगेशंस हो, या एलिगेशंस को मान नहीं रहा, उसका प्रूफ भी है, हर एक चीज़ क्लियर है, एक्सप्रेसिवली है, फिर भी वो जो है उस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं, उसका क्वेश्चन का आंसर गलत दे रहा है, तो फिर वहाँ पे आप क्रॉस एग्जाम करते हैं, क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं, अदर देन आप नहीं करते। और यहाँ पे जो है वो एडमिशन्स जो ली जाती है ऑरली, वो ऑथ पे नहीं होती, जैसे कि एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस में होता है हमारे पास, या कानूनी शहादत ऑर्डिनेंस में भी है कि अगर फिर आप ऑथ पे जो है वो अपनी जो है वो करते हैं, विटनेस की एग्जामिनेशन होती है, लेकिन यहाँ पे ऑथ पे नहीं एग्जामिनेशन होगी, ऑथ के ऊपर आप नहीं बोल सकते कि मैं स्टेट जो दे रहा हूँ वो सही है या फिर जो है वो इस तरह नहीं है। और फिर दूसरी बात इसमें ये है कि अगर उसने एडमिट कर लिया है तो उसके ऊपर वो बाइंडिंग ज़रूर होगी। इसका मतलब ये नहीं कि अगर ऑथ पे नहीं दिया तो वो बाइंडिंग नहीं होगी, बाइंडिंग होगी उन पार्टीज़ के ऊपर जो एडमिट कर देते हैं एलिगेशंस को। और यहाँ पे जो है अब जैसे कि एग्जामिनेशन की बात की जाए तो वो सब रूल 2 के अंदर नहीं होगा, रूल 1 के ज़रिए ही होगा कि वो जो है वो एडमिशन उसकी कर रहा है। अब इसका रूल 3 है ऑर्डर 10 का, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय द कोर्ट का। सब्सटेंस ऑफ एग्जामिनेशन टू बी रिटन, सब्सटेंस क्या कि यानी कि जो भी एग्जामिनेशन हुई पार्टीज की बाय द कोर्ट और बिफोर द कोर्ट, तो वो क्या होगी, शैल बी रिड्यूस इन राइटिंग बाय द जज एंड शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, यानी कि उसको जज जो है वो राइटिंग में रिकॉर्ड करेगा, लिखेगा उसको, और वो रिकॉर्ड का पार्ट होगी, वो एज ए रिकॉर्ड होगी। क्यों? क्योंकि फिर जितनी भी कंट्रोवर्सीज होती हैं वो रियल में जो उनका मैटर क्वेश्चन होता है कंट्रोवर्सीज का, वो सामने आए, जो एडमिशंस जो हो चुकी हैं लिहाजा उनको साइड में किया जाए, ताकि उनको फिर नीड नॉट टू बी प्रूव, जिस तरह हम बोलते हैं
कि अब इनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, फर्दर टाइम जो है वो कोर्ट का जो है वो ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ज़्यादा फर्दर कॉस्ट और टाइम सेव करने के लिए हम क्या कर देते हैं, उनको साइड पे कर देते हैं। अब जो भी इनके बीच में रियल कंट्रोवर्सी है उस तह तक कोर्ट पहुंच जाती है, फिर फर्दर सूट को प्रोसीड कर देती है, वहाँ से आपका ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब रूल 4 जो है इसका, कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिफ्यूजल और इनएबिलिटी ऑफ प्लीडर टू आंसर, यानी कि कहता है वेयर द प्लीडर ऑफ एनी पार्टी हु अपीयर्स ऑन बिहाफ ऑफ दी पार्टी, या कोई और पर्सन जिसको उस क्वेश्चन का आंसर पता हो या एबल टू आंसर हो, अगर वो जाहिर आता है कोर्ट में, पार्टी नहीं आती है, तो फिर अगर वो रिफ्यूज़ कर दे या फिर उसको क्वेश्चन का आंसर ही ना आए क्योंकि उसको पता ही ना हो, वो अपीयर तो हो गया। अब इस सूरत में कोर्ट क्या करेगी, सो लेट्स स्टडी हियर के और एनी सच पर्सन एक्कम्पनाइंग अ प्लीडर एज इज रेफर्ड टू इन रूल 2, जैसे कि रूल 2 के अंदर ओरली उसकी एग्जामिनेशन हुई, रिफ्यूजेस इनकार कर दे क्वेश्चन का आंसर करने से, या फिर वो अनेबल टू आंसर हो जाए, यानी कि इधर उधर की बातें करने लग जाए, उसको क्वेश्चन का सही आंसर ही ना आए, सजेस्ट ही ना कर पाए एनी मटेरियल क्वेश्चन रिलेटिंग टू द सूट विच द कोर्ट टू और ओपिनियन दैट द पार्टी whom he represent ought to answer and is likely to be able to answer if interrogated in person. ठीक है, द कोर्ट में पोस्टपोन द हेयरिंग ऑफ द सूट टू अ फ्यूचर डेट एंड डायरेक्ट दैट सच पार्टी शैल अपीयर इन पर्सन ऑन सच डे, यानी कि जब कोर्ट ने इंटेरोगेटेड किया, सवालात किए फर्स्ट हेयरिंग पे या सब्सिक्वेंट हेयरिंग पे, उसने जो है वो अनेबल हो गया आंसर करने से, या रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं इसका जवाब नहीं दे सकता या मुझे नहीं आ रहा, या फिर उसने कोई और आंसर दे दिया जो कि नहीं हो रहा उस क्वेश्चन से मैच उसका आंसर देने के लिए, तो फिर कोर्ट क्या करेगी, इन पर्सन जो अपीयरेंस मानेगी, यहाँ पे ऑर्डर इशू करेगी कि जो है वो जो पर्सन है, पार्टी है, वो इन पर्सन अपीयर हो ताकि उस क्वेश्चन का आंसर कर सके। ठीक है, यहाँ पे यानी कि फिर उस जो है वो प्रोसीडिंग की जो डेट है वो जो है वो पोस्टपोन करेगी, एडजॉर्नमेंट देगी। ठीक है, अब इसका सब रूल 2 है वो कॉन्सिक्वेंसेस बताता है कि अगर कोई पार्टी फेल हो जाए आने से विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज, तो फिर उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस उसको संभालने पड़ेंगे, रिजल्ट्स को झेलने पड़ेंगे, उसके ऊपर क्या होगा। तो सब रूल 2, रूल 4, ऑर्डर 10, इफ सच अ पार्टी फेल्स विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज टू अपीयर इन पर्सन ऑन द डे सो अपॉइंटेड, यानी कि जो कोर्ट ने उसको टाइम दिया था उस दिन पे अगर वो विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज ना आ सके, द कोर्ट में प्रोनाउंस जजमेंट अगेंस्ट हिम और मेक सच ऑर्डर इन रिलेशन टू द सूट एज इट थिंक्स फिट, यानी कि अगर उस दिन नहीं आया वो विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज के, उसने कोई लॉफुल एक्सक्यूज भी नहीं बताया, कोई एप्लीकेशन भी नहीं दी, और वो इन पर्सन भी नहीं आया जिस दिन जो है वो कोर्ट ने टाइम जो फिक्स किया था, जिस डे पे पोस्टपोन की थी हेयरिंग को, ताकि उसका आंसर जो है वो हो सके क्वेश्चन का, तो वो पार्टी अगर नहीं आई तो फिर क्या होगा, जजमेंट प्रोनाउंस कर देगी, और फिर यूं ही समझा जाएगा कि वो पर्सन जो है वो नहीं आना चाह रहा, उस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाह रहा, अगेंस्ट हिम कर देगी। ठीक है, और ये जो रूल सब रूल 2 है वो एक मैंडेटरी नहीं है, डिस्क्रिशनरी पावर है ऑफ द कोर्ट, चाहे वो फर्दर डेट भी दे सकती है, आइदर उसके ऊपर प्रोनाउंस जजमेंट भी दे सकती है अगेंस्ट हिम, ये सारा कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर के अंदर आता है, ये कोई इतना रेस्ट्रिक्शन या रेस्ट्रिक्टेड मैनर में हम इस प्रोविजन को नहीं ले सकते, तो ये रिलैक्सेशन है समझ ले एक तरह से कि कोर्ट की, कि वो फिर अगर लॉफुल एक्सक्यूज इन प्रैक्टिकल लाइफ जिस तरह से होता है सिविल कोर्ट्स में, कि अगर वो कोई लॉफुल एक्सक्यूज बता दे या फिर सफिशिएंट कॉज बता दे कि मैं फ़लाँ डेट पे इसलिए नहीं आया, मेरे साथ ये मसला था, या मैं इतना इल था, या कोई मुझे प्रिवेंट कर रहा था कोर्ट में आने के लिए, अपीयरेंस देने के लिए, उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, तो लिहाजा जो है वो समझा जाए, फिर कोर्ट क्या कर सकती है, उसके ऊपर प्रोनाउंस जजमेंट नहीं भी कर सकती है, उसकी बात मान भी सकती है, इस लिहाज से तो ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो प्रोनाउंस जजमेंट करे या ना करे। तो ऑर्डर 10 जो है वो बेसिकली इसीलिए किया जाता है कि अगर प्लीडिंग्स आपकी एम्बिग्यूअस हैं, अनक्लियर हैं, तो फिर उस सूरत में कोर्ट जो है वो अपीयरेंस चाहती है, प्लीडर के ज़रिए इन पर्सन भी बुलाती है, या अदर देन इन प्लीडर और इन पर्सन कोई और बंदा जिसको वो क्वेश्चंस के आंसर आते हों, या उन मैटर्स का रिलेशन हो उसका डायरेक्टली टू दी सूट हो, फिर उसके ज़रिए जो है उनकी एग्जामिनेशन होती है। एग्जामिनेशन मतलब सिंपली ये समझा जा सकता है कि क्वेश्चंस होते हैं अदालत की तरफ से, फिर उनका आंसर देना होता है कि आपने जो है ये एडमिशन्स आप मानते हैं इन एलिगेशंस को, आप नहीं मानते तो क्यों नहीं मानते, आपके पास इससे क्या सबूत है, ऐसा आपके पास क्या जवाब है जिसकी वजह से आप जो है वो डिनाई कर रहे हैं कि ये एलिगेशंस जो है मुझ पर लगाए गए गलत हैं, या मेरे जो है
वकीफ़ के ऊपर ये गलत एलिगेशंस लगाए गए हैं, तो आप इस तरह से कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, कुछ ऐसे पेपर्स प्रोड्यूस करते हैं, या फिर ऑरली जो है उनको स्टेट करते हैं, जो भी स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन स्टेटमेंट आपकी वो ऐसे नहीं मानी जाएगी जब तक अदर पार्टी जो है, अपोजिट पार्टी है, आपसे क्रॉस क्वेश्चन ना करे, क्रॉस एग्जामिन ना करे आपका। और वो भी तब करेगी जब आप कोई ऐसी बात कंट्राडिक्शन में करेंगे या एम्बिग्यूअस करेंगे, अदरवाइज उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी और आपकी जो एडमिशन होगी वो ऑथ के ऊपर नहीं होगी, लेकिन आपके ऊपर बाइंडिंग ज़रूर होगी। एक दफ़ा आपने एडमिट कर लिया तो वो फैक्ट्स साइड में हो जाएंगे, जो भी आपके रियल कंट्रोवर्सी हैं वो कोर्ट सामने लाना चाहेगी, ताकि जो लेंदी लिटिगेशन प्रोसेस होता है उसको स्टॉप किया जाए, टू सेव द टाइम ऑफ द कोर्ट एंड टू सेव द कॉस्ट ऑफ द पार्टीज़। यानी कि बार बार आप आते हैं, आपके प्लीडर्स अपीयर होते हैं, उस वजह से भी रियल ऑब्जेक्ट ही इसका ये है कि टू सेव द टाइम ऑफ द कोर्ट एंड टू नो द रियल कंट्रोवर्सी of the matter, to the dispute of the suit. Thank you, Allah Hafiz. See you in the next session. I hope you learned something from this session. Allah Hafiz.